ट्रीटमेंट कंटिन्यूड, राइट। और हमने कहाँ तो कहा यस था, मैम। टू की गोल्स ऑफ HIV ट्रीटमेंट, लो वायरल लोड एंड हाई CD4 सेल काउंट, यहाँ तक हो गया था। आज हमको स्टार्ट करना है नर्सिंग रोल इन एक्यूट केयर ऑफ HIV और एड्स। स्टूडेंट, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, so in nursing role in acute care of HIV or AIDS patient, the very first point comes is access and manage symptom. So as a nurse हम लोग कैसे मैनेज करेंगे सिम्टम्स को नर्सिंग इंटरवेंशन के थ्रू, क्योंकि हम मेडिकेशन तो एज ए नर्स वी कैन नॉट प्रोवाइड, राइट। सो हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें कि हम मेनली नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे और मेडिकेशन विच वी विल प्रोवाइड those who are prescribed by the physician, okay, और द डॉक्टर, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो देंगे। और बेस्ड ऑन द सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स है, लाइक जैसे मैंने सिम्टम्स आप लोगों को बताए थे कि कौन कौन से सिम्टम्स रहते हैं। फीवर होता है ना, तो फीवर के लिए आप एंटीबायोटिक्स दोगे, मतलब ये तो खैर जो मेडिसिन है वो वाला पार्ट तो जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा वही देंगे आप, ठीक है। बट उसके अलावा आप ये कर सकते हैं, रैपिड स्पंजिंग कर सकते हैं, राइट। उसका वाइटल साइन चेक करते रहेंगे आपको, कंटिन्यूस एक न्यूट्रिशियस डाइट के लिए डाइटिशियन अलॉट करोगे आप एज ए नर्स। उसको अगर कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस कंडीशन, एंजाइटी है, कोई भी डाउट है, डाउट सॉल्व करोगे, कोई एंजाइटी है उसको आप रिलीव करोगे, उसके क्वेश्चंस के आंसर दोगे, उसको नॉलेज इम्पेयरमेंट है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, राइट। तो ये सारी चीजें करेंगे हम, जैसे कि जो भी सिम्टम्स है, अर्ली अर्ली सिम्टम्स कौन कौन से हो गए, फीवर, हेडेक, फैटीग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, स्किन रैशेस है, वेट लॉस। बेस्ड ऑन द सिम्टम्स हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। सिम्टोमेटिक नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे पेशेंट को, और अलोंग विद सिम्टोमेटिक नर्सिंग इंटरवेंशन जो हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ मेडिसिन है, वो भी हमें देना है पेशेंट। और अगर क्रोनिक स्टेज है तो उसमें डायरिया है, उसका आप इंटरवेंशन दोगे। अगर पेशेंट को लॉस ऑफ एपेटाइट है तो डेफिनेटली लॉस ऑफ एपेटाइट विल लीड टू, अगर उसको भूख ही नहीं लग रही है तो वो क्या होगा, वेट लॉस भी होगा। तो लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट लॉस के लिए आप नर्सिंग इंटरवेंशन दोगे। नेल चेंज हो रहा है, नाइट स्वेट है, कंफ्यूज्ड है, डिफिकल्टी इन कंसंट्रेशन है, पर्सनैलिटी चेंज हो रहा है, राइट, और माउथ सोर है, ये सारी चीजों के लिए बेस्ड ऑन सिम्टम्स ही हम एज ए नर्स ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे और नर्सिंग इंटरवेंशन देंगे पेशेंट को, ओके। नेक्स्ट पॉइंट कम्स इज प्रोवाइड पेशेंट एजुकेशन फॉर ऑल मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब्ड है पेशेंट को उसके बारे में हमें उसे इंफॉर्मेशन देना है, ओके। अब कोई एंटीबायोटिक्स अगर प्रिस्क्राइब है तो आप उसका भी बताओगे कि ये एंटीबायोटिक्स आपको इस कौन से टाइम पे लेना है, कैसे लेना है। अगर आपको पेशेंट को बताना है कि अगर आपको एंटीबायोटिक ले रहे हो तो हो सकता है आपको GI ट्रैक में प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो आप वो नॉर्मल है, एंटीबायोटिक्स की वजह से हो रहा है तो उसके लिए आप एंटासिड लोगे। नार्कोटिक ड्रग्स है तो उससे कंफ्यूजन होने के चांसेस है, तो आप ये सारी चीजें भी बताओगे। सारी इंफॉर्मेशन आपको, बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेडिकेशन, उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं वो भी आपको बताने, क्योंकि कई बार अगर इफ यू आर नॉट इन्फॉर्मिंग द साइड इफेक्ट्स टू द पेशेंट, अगर हम साइड इफेक्ट के बारे में पेशेंट को नहीं बताते हैं तो क्या होता है कि जब पेशेंट से अपने घर में चला गया और वो फिर भी मेडिकेशन तो कंटिन्यू रहता है, राइट। मेडिकेशन कंटिन्यू, एंड इफ द सिम्टम्स आर डेवलपिंग, कुछ और पेशेंट के साथ पेशेंट फील कर रहा है तो वो और एंग्शियस हो जाता है और ज्यादा डर जाता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम उसके
मेडिकेशन के इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट दोनों समझा के दीजिए पेशेंट को, ताकि पेशेंट पैनिक ना करे। ओके। और अगर जैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि सीवियर सिम्टम्स आते हैं, लाइक इन सम केसेस कुछ मेडिसिन का ये रिएक्शन होता है कि पेशेंट की बॉडी पेल होने लग जाती है, तो फिर ऐसे क्या कंडीशन है, कुछ ऐसे कंडीशन है तो उसमें हमको पेशेंट को ये भी सजेस्ट करना है कि आप अगर इस तरह का कोई सिम्टम आपको आ रहा है क्योंकि साइड इफेक्ट है मेडिसिन का, आपको फिर से हॉस्पिटल आना है और अपना फिर से चेकअप करवाना है, right? और हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि पेशेंट को कोई जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब किया गया वो क्यों प्रिस्क्राइब किया गया है, मतलब एक एक पर्टिकुलर ड्रग के किस लिए प्रिस्क्राइब किया गया है ये भी बताना है। दैट्स व्हाई एज ए नर्स वी आर सपोज टू स्टडी फार्माकोलॉजी, इसलिए फार्माकोलॉजी पढ़ना जरूरी है और फार्माकोलॉजी का थॉरो नॉलेज होना भी जरूरी है, क्योंकि पेशेंट आपको कभी भी कुछ भी पूछ सकता है और सबसे अवेलेबल पर्सन जो पेशेंट के पास होता है वो नर्स ही होती है, नर्स होती है या नर्स होता है, ब्रदर होता है, राइट। तो जो भी अगर आप इवन दो अगर आप वार्ड्स में जॉब कर रहे हो, ठीक है, और आपने कोई मेडिसिन दिया डॉक्टर पेशेंट को और पेशेंट आपसे पूछेगा कि ये मेडिसिन आप मुझे क्यों देते हो, क्या इसमें देते हो, तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उस समय कोई आंसर ही ना आए। तो आपको मेडिसिन के बारे में एक अच्छा नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है पेशेंट यूज टू आस्क, ठीक है, कि ये मेडिसिन किस लिए दे रहे हैं, ये किस चीज की दवाई है, ये किस चीज की दवाई है, ये किस लिए दे रहे हो, सारी चीजें पेशेंट पूछता है। सो पॉसिबल साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, जो भी मेडिसिन के पॉसिबल साइड इफेक्ट है वो भी आप बताएंगे पेशेंट को, और साइड बाय साइड आप पेशेंट की काउंसलिंग भी करोगे एज ए नर्स, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे कि टीच हेल्थ प्रमोशन, आप पेशेंट को हेल्थ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके लिए भी आप पेशेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। लाइक आप उसको ये बता सकते हो कि आप हेल्दी प्रैक्टिसेस लो, लाइक एक्सरसाइज करो, है ना, एक हेल्दी डाइट लो, एक बैलेंस डाइट लो। अगर इस तरह का पहले से इंफॉर्मेशन अगर पेशेंट को दे दिया जाता है तो वो एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा पेशेंट, फाइन। नाउ स्टिग्मा इन नर्सिंग केयर, स्टिग्मा जो भी रिलेटेड है नर्सिंग केयर से वो क्या है, एड्स से रिलेटेड स्टिग्मा क्या है नर्सिंग केयर में, ठीक है। द स्टिग्मा एसोसिएटेड विद एड्स हैज साइलेंस ओपन डिस्कशन both of its cause and of appropriate response। तो जो जितने भी जो भी स्टिग्मा है रिलेटेड टू एड्स, इसकी वजह से क्या होता है कि एक ओपन डिस्कशन नहीं हो पाता है एड्स की कंडीशन में, ठीक है। एड्स का जो कंडीशन है इससे रिलेटेड, इस डिजीज से रिलेटेड एक ओपन डिस्कशन नहीं हो पाता है, इवन स्टाफ के बीच में भी एक अच्छे से ओपन डिस्कशन नहीं हो पाता है। ओके। और इसका मेन रीजन ये है, एक तो इसके जो कॉजेज हैं, ओके, एंड अगर जब आप डिस्कशन करते भी हैं तो समटाइम इसकी आपको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि जो रिस्पॉन्स की जरूरत होती है वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता। एक एक रीजन है कि कारण है इसका कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो लोग क्या सोचते हैं कि एक एक ही एस्पेक्ट है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसा ही सोच के चलते हैं। one of the reason is sexually transmission of this disease condition, other is midwifery इंजरी हो सकता है, मदर टू अगर मदर अफेक्टेड है तो फीटस को हो सकता है, बेबी में आ सकता है ना, एंड दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो सकता है। बट लोगों के दिमाग में एक ही चीज है कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है एंड इफ somebody is suffering from दिस डिजीज कंडीशन तो दैट इज नॉट अ गुड पर्सन। तो इस वजह से भी लोगों के अंदर ये डर बैठा हुआ रहता है, तो जो एड्स के पेशेंट है वो भी खुल के सामने नहीं आ पाते कि यस आई एम एड्स पेशेंट, या फिर जिसको एड्स है वो अच्छे से नहीं बता पाता है कि मैं एड्स का पेशेंट हूँ और मुझे ये दिक्कत हो रही है, वो लोग खुल के नहीं आ पाते। दे ऑलवेज वांट कि ये सारे जो भी ये डिजीज कंडीशन को छुपा के रखा जाए, इसकी वजह से जो भी गलत इसके बारे में जो भी गलत स्टिग्मा है, गलत मिथ्स है, इसकी वजह से, ठीक है।
स्टिग्मा बेसिकली धारणा, मतलब गलत गलत सोच होना, गलत थिंकिंग थॉट प्रोसेस होना, रॉन्ग कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सर्टेन थिंग, दैट इज टर्म्ड एज स्टिग्मा, ठीक है, जिसको हिंदी में गलत धारणाएं भी बोलते हैं। तो stigmatization associated, next point is stigmatization associated with AIDS includes lack of understanding of the AIDS. तो जो भी स्टिग्मा है उसकी वजह से क्या होता है कि हम डिजीज कंडीशन को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। हम आई मीन हम तो एज ए मेडिकल पर्सनल हमने तो ये डिजीज कंडीशन के बारे में पढ़ा है, तो मेडिकल पर्सनल के बारे में नहीं बोल रही मैं, एज ए जनरल नॉर्मल पीपल है वो नहीं समझते। प्लीज म्यूट योर माइक, स्टूडेंट्स म्यूट योर माइक, somebody has unmuted their mic, mute it. तो जो भी इससे रिलेटेड स्टिग्मा है ना, इसकी वजह से इस डिजीज कंडीशन को लोग समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? जब आप अपने प्रॉब्लम्स अपने डाउट सामने रखोगे नहीं तो कैसे समझ पाओगे? लोग बात ही नहीं करना चाहते, जब बात ही नहीं करना चाहते तो डाउट्स कैसे आएंगे? डाउट्स नहीं आ रहे हैं तो समझेंगे कैसे, राइट? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसका जो मिसकंसेप्शन है कि ये कैसे फैलता है, ठीक है, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी सबके पास एक्सेस नहीं हो पाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, ठीक है। मीडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज मीडिया, एक मीडिया किसी भी थिंग के लिए बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत यू नो इंटेंसली पुट कर सकती है सोसाइटी में। तो मीडिया इज ऑल्सो नॉट very much enthusiastically participating in spreading the information regarding this AIDS condition, एड्स की कंडीशन के बारे में। और हमारी जो मीडिया है वो बेसिकली जितने भी टीआरपी वाले इंफॉर्मेशन होते हैं उसके बेस में ही इंफॉर्मेशन सेट करती है, राइट? उनका टीआरपी बनना चाहिए, बिजनेस बना है अभी अभी के लिए, इट्स बिजनेस जो भी मीडिया में आता है। बट जो भी ये डिजीज कंडीशन है, जो भी ये गलत धारणाएं चल रही हैं, या गलत जो भी हम लोगों के बीच में रिचुअल्स होते हैं, जो प्रथाएं गलत चलती हैं, इसके भी बारे में मीडिया इतना अच्छा क्विक रिस्पॉन्स या एक वॉलेंटियरली रिस्पॉन्ड नहीं करते थे। मीडिया अगर अच्छी तरह से इस चीज के बारे में अच्छी तरह से दिखाती, स्पेशली टेलीविजन अगर अच्छी तरह से शो केस होता कि एड्स क्या है, अगर ना एक रेगुलर इंफॉर्मेशन पास होते रहता, तो क्या होता है कि लोगों के बीच में जैसे इतने सारे जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, कोई प्रोडक्ट होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट, जैसे आप कोई भी क्रीम यूज कर रहे हो उसका क्या होता है, एक एड आता है, राइट? एक एड आता है हर एक आप बोलो अगर आप एक सीरियल देखते हो जो कि 1 आवर या हाफ एन आवर का होता है, के बीच में तीन से अगर एक आप सीरियल देख रहे हो वो कि वो है अराउंड हाफ एन आवर का, एंड इन हाफ एन आवर इफ यू गेट द जो कमर्शियल ब्रेक आता है उसमें वो 3 बार आ जाता है, ओके। तो जो 3 बार आता है उसमें भी जो एक ऐड है, अगर आप एक क्रीम ले रहे हो या एक मॉइस्चराइजर ले रहे हो, तो ब्यूटी प्रोडक्ट है ना, उसका एडवर्टीजमेंट आप आधे घंटे के अंदर 2 या 3 बार देख लेते हो सेम थिंग का, क्योंकि हर एक ब्रेक में सेम कमर्शियल को रिपीट हो रहा है। बट आप कभी देखते हो किसी डिजीज कंडीशन के बारे में बताया जा रहा है? नहीं मिलता है ना ऐसे देखने को। जस्ट आप सिनेमा हॉल में जाते हो, आप तो तब आप देखते हो कि वहां पे शुरू होने से पहले कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इस तरह का कुछ, और एक थोड़ा सा 1 मिनट और 2 मिनट
गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपका माइक म्यूट है, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। कब से म्यूट था? बहुत देर से म्यूट था क्या? मैम बहुत देर से मैंने 2 बार आपको बोला, पर आपने रिप्लाई नहीं करा कुछ। ओके, सो सॉरी। No, I was continuously speaking. मेरे से मिस्टेक से हो गया। एनीवेज, कहाँ तक मैंने बताया था? मीडिया वाला हो गया था, राइट? मीडिया वाला सुन लिया था आप लोगों ने? जी मैम। ओह, नो प्रॉब्लम। तो वही एक्सप्लेन कर रही मैं। नेक्स्ट कम्स थी, जैसे ग्लोबली भी ग्लोबल डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत ज्यादा है, ठीक है? नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा है। एंड अगेन, the declaration states that confronts stigma and discrimination is prejudice for effective prevention and hope. ऑल्दो इन सब के अगेंस्ट में ह्यूमन राइट वायलेशन के लिए इन लोगों के, इन सब जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, इन सब के अगेंस्ट में एक्ट्स है, बट एक्ट है, रूल्स पास हुए हैं, बट ना उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। वो रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक है HIV और एड्स इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या है रेट? ओके। एट द एंड ऑफ 2010 there were 3.4 million children living with HIV around the world. अब देखो, 2010 के लास्ट में एक सेंसस हुआ था जिसमें कि ये फाइंड आउट किया गया कि 3.4 मिलियन चिल्ड्रन उस टाइम पे 2010 में। अभी देखो, अभी तो रेट बढ़ गया होगा इसका। ओके। सो अभी रिसेंट का 2010 का ही इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अवेलेबल। सो चिल्ड्रन से रिलेटेड है। तो उस समय जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 3.4 मिलियन चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। नाउ अब चिल्ड्रंस के लिए क्या बोलोगे? चिल्ड्रंस को कहाँ से हुआ है? डेफिनेटली फ्रॉम द मदर, राइट? बट so around 3.4 million children all over the world, based on the census of 2010, are suffering from HIV/AIDS. Of the 1.8 million people who died of AIDS during 2010, 1 in 7 were children. देखो, 2010 में अराउंड 1.8 मिलियन लोगों की डेथ हुई, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ एड्स। मतलब एड्स से कोई मरता नहीं है, बट ऑलरेडी उस पेशेंट को एड्स है, और एड्स की वजह से क्या हुआ है, कोई और डिजीज कंडीशन ने उसको, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशन ने उसको अफेक्ट कर दिया, लाइक से कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो भी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। ओके। तो कोई भी डिजीज कंडीशन हुआ और उसकी वजह से इम्यूनिटी लो है, उसकी डेथ हो गई पेशेंट की। बट एक्चुअल मेन कॉज जो है क्या है? एड्स है, ठीक है? क्योंकि इम्यूनिटी किसने लो किया है? एड्स ने किया है। अराउंड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड 1.8 मिलियन पीपल की डेथ हुई एड्स से इन 2010, और आउट ऑफ विच, जिसमें कि हर 7 इंसान में, अगर 7 लोगों की डेथ हुई तो उसमें एक बच्चा था जिसकी डेथ हुई बिकॉज ऑफ एड्स। तो नॉट जस्ट द एडल्ट बट चिल्ड्रंस आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय दिस एड्स। बट हम कितना कॉमनली सुनते हैं, या हमको कितना पता होता है कॉमनली कि किसको एड्स है, नहीं है?
राइट, क्योंकि स्टिग्मा इतने सारे हैं एड्स से रिलेटेड कि लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और खुल के सामने आते ही नहीं है। दे डोंट वांट टू टॉक एट ऑल। क्योंकि और अगर किसी ने बात कर भी दी गलती से हिम्मत दिखा के, तो भी लोगों में इतना प्रेजुडाइज फियर है कि वो उसको पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। नाउ डायग्नोसिस इन चिल्ड्रन, आप चिल्ड्रन में कैसे डायग्नोस करोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट HIV infected children are diagnosed as quickly as possible for the treatment। बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी पेशेंट चिल्ड्रंस में स्पेशली डायग्नोस कर सकते हैं एड्स है या नहीं है। मोस्टली क्या होता है कि अगर मदर इन्फेक्टेड है तो हम एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो वी टेंड टू चेक द पेशेंट, जो सॉरी चेक द चिल्ड्रन ऑल्सो। चाइल्ड का जब बर्थ के बाद उसका चेक करना, उसका टेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि आइदर बच्चे को भी ट्रांसमिट हुआ या नहीं हुआ। तो टेस्टिंग चिल्ड्रन फॉर HIV can be complicated, especially for those recently born to HIV positive mother. But this is a जैसे जो बच्चा अभी जिसका अभी बर्थ हुआ है, जो इन्फेंट है, वो चेक करना इस न्यूबॉर्न इन्फेंट है, न्यूनेटल है, सॉरी जो न्यूनेटल है उसको चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। स्पेशली इस केस में जरूरी है जब मदर अगर HIV पॉजिटिव है, तब तो मस्ट है कि जो बेबी बॉर्न हुआ है, जो न्यूनेट बॉर्न हुआ है, उसको HIV टेस्ट कराना है। एंटीबॉडी टेस्ट which are used to diagnose HIV in adults are ineffective in children below the age of 18। जो भी टेस्ट हम, जैसे हम कौन कौन से टेस्ट कर रहे थे, एलाइजा टेस्ट कर रहे थे, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट कर रहे थे, राइट, इन केस ऑफ एडल्ट, एडल्ट को चेक करने के लिए ये सारे टेस्ट कर रहे थे। ये सारे टेस्ट इन केस ऑफ चिल्ड्रन आर फेल। ये सारे टेस्ट अगर आप चिल्ड्रन में करो तो वो फेल हो जाते हैं, मतलब वो रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं। दीज टेस्ट आर ओनली फॉर एडल्ट्स, requires expensive laboratory equipment, trained staff, general unobtainable in the resource poor area। तो मेनली क्या है कि जो ये टेस्ट होता है वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है, और इसके लिए एक ट्रेन्ड लेबोरेटरी स्टाफ चाहिए जो कि ये टेस्ट कर सके नियोनेटल में। तो और ये प्रॉब्लम ये है कि जो पुअर एरिया है वहाँ पे आइदर पे लोगों के पास, क्योंकि एक्सपेंसिव टेस्ट है तो इतने पैसे नहीं है इसलिए वो टेस्ट नहीं कराते हैं, या तो फिर जो पुअर एरिया है वहाँ पे ये फैसिलिटी ही अवेलेबल नहीं है। और जैसे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं चिल्ड्रंस में, ओके, चिल्ड्रन में जैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो चिल्ड्रन में इसका इफेक्ट भी अच्छा है। अगर HIV का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए चिल्ड्रन में तो वो बहुत स्लो कर देता है HIV ग्रोथ। HIV जो वायरस है उसका मल्टीप्लिकेशन जो है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो स्लो कर देता है, और इतनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है चिल्ड्रंस में कंपेयर टू एडल्ट्स। और चिल्ड्रंस के लिए क्या होता है, हमको मेडिसिन कौन से फॉर्म में अवेलेबल करानी होती है, मेडिसिन भी इनके लिए हो सकता है फॉर्मूला सेम है, बट हमको जो मेडिसिन, जो उसका फॉर्म है वो चेंज करना होता है। हम चिल्ड्रंस को टैबलेट के फॉर्म में नहीं दे सकते, कैप्सूल के फॉर्म में नहीं दे सकते, तो उनके लिए सिरप और पाउडर में अवेलेबल कराना होता है। और जो मेन जो प्रॉब्लम बच्चों में जो डिजीज कंडीशन आप देख सकते हो, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन देख सकते हो, जैसे कि एड्स है बच्चे को, और उसको दूसरा कौन सा डिजीज कंडीशन बहुत कॉमनली हो सकता है, वो है एक तो ट्यूबरकुलोसिस। अगर बच्चे को एड्स है तो उसको बहुत जल्दी ट्यूबरकुलोसिस होने के चांस होते हैं। सेकेंड होता है मम्स। मम्स भी बहुत इजीली हो जाती है, क्योंकि ये जो मम्स है या चिकन पॉक्स है, और नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स, ठीक है। तो आप मोस्टली देखोगे मम्स चिकन पॉक्स ये छोटे बच्चों में ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी एड्स के पेशेंट पे इम्यूनिटी लो है तो उनमें और जल्दी हो जाती है। तो ये जो डिजीज कंडीशन है ये बच्चे के लाइफ के लिए थ्रेट रहते हैं। नाउ नर्सिंग रोल इन डॉक्यूमेंटिंग केयर। अब एज ए नर्स आपका क्या रोल है कि आप केयर को कैसे डॉक्यूमेंट करोगे, ओके। Complete and accurate documentation of the nursing care providing
during each patient visit contributes to quality care delivery. हर एक टाइम जिस भी टाइम में विजिट हुआ है, ओके, every time whenever either the doctor has visited or the nurse has visited the patient, it should be documented. और क्या केयर उसको प्रोवाइड किया गया, पेशेंट को क्या केयर प्रोवाइड किया है, ये भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जो नर्सिंग केयर का जो शीट रहता है उसमें आपने यही सारे आपको फिल अप करना होता है कि सपोज करो आपने हॉस्पिटल वार्ड में एंट्री किया अराउंड से आपकी मॉर्निंग ड्यूटी थी, ठीक है, तो आप 8 बजे अपने वार्ड में एंट्री हो गई आपकी, आपने हैंड ओवर ले लिया, उसके बाद आप पेशेंट के पास गए। फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव डन, आपने जाते ही पेशेंट का वाइटल लिया, तो आप वो नोट डाउन करोगे कि एट 8:15 और 8:20 वाइटल्स टेकन, और वाइटल आप नोट डाउन करोगे कि क्या वाइटल था, टेम्परेचर कितना था, पल्स, रेस्पिरेशन, एवरीथिंग। सेकेंड, आपने थोड़ी देर के बाद पेशेंट को से आपने फीड प्रोवाइड किया, ठीक है, पेशेंट का फीड आया है और आपने वो भी डॉक्यूमेंट करना है। कुछ टाइम बाद पेशेंट के लिए जूस आया है, वो भी डॉक्यूमेंट करना है। कुछ टाइम के बाद आपने पेशेंट को अराउंड 11 o'clock आपने पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड किया है, आपने वो भी डॉक्यूमेंट करना है। से सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद आपने 9-10 बजे पेशेंट को मेडिसिन दिया है, वो भी डॉक्यूमेंट करना है, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो इससे क्या होता है कि एक क्वालिटी केयर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, एक क्लैरिटी रहती है कि कौन कौन सा केयर प्रोवाइड किया गया है, कितने एफिशिएंसी रहा है, राइट। ये बहुत जरूरी है, ऑल्दो ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता है हॉस्पिटल्स में, बट इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके पेशेंट को। जितने भी उन पेशेंट का असेसमेंट है, सेकेंड पॉइंट जो आता है डॉक्यूमेंटिंग केयर में, जितने भी रिकॉर्डिंग असेसमेंट findings and interventions over time is required for managing HIV AIDS as a chronic disease condition। जितना भी असेसमेंट किया है पेशेंट का, ठीक है, आपने फिजिकल असेसमेंट किया है, जो भी असेसमेंट किया है उसको भी रिकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है, उसको भी अच्छी तरह से रिकॉर्ड करना जरूरी है। और इंटरवेंशन क्या प्रोवाइड किया आपने, ठीक है, कोई भी जो भी प्रॉब्लम था पेशेंट को, उसके लिए आपने उसको क्या इंटरवेंशन दिया, ये भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। क्योंकि डॉक्यूमेंट करना भी जरूरी है, अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंटेशन आपको जरूरी है कि आप केयर प्रोवाइड भी करो, ठीक है, जो प्रोवाइड करना जरूरी है उसको प्रोवाइड करने के बाद डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। तो इससे क्या होता है कि अ, अगर क्रोनिक स्टेज में है पेशेंट, ओके, तो क्रोनिक स्टेज में तो हम मैनेज कर सकते हैं फिर भी। जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और इन्फेक्शन कंट्रोल, अब HIV एड्स पेशेंट के साथ में, HIV के पेशेंट और एड्स पेशेंट के साथ में आप क्या स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लोगे, ठीक है, जब आप डील कर रहे हो पेशेंट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड द पेशेंट, आपने अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना है और पेशेंट को भी प्रोटेक्ट करना है, ओके। तो ये नहीं है कि आप अगर हॉस्पिटल में हो तो यू आर जस्ट फॉर, मतलब आप पूरी तरह से अपने अपने लाइफ को रिस्क में डाल दो और पेशेंट केयर करो। डेफिनेटली आपको पेशेंट केयर करना है, अपना 100% दे के पेशेंट केयर करना है, पर along with that, along with providing care to patient, it is वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखो, आप अपनी सेफ्टी के लिए सारे सेफ्टी मेजर्स लो, ओके। ऑल पेशेंट शुड बी कंसिडर इन्फेक्शियस एंड ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। देखो, अब जब हम हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो हमारे लिए मोस्टली जितने भी पेशेंट है, देखो, जो अगर पेशेंट है डेफिनेटली किसी भी डिजीज कंडीशन से हो, ये जनरल बात बोल रही हूँ मैं, नॉट जस्ट फॉर एड्स पेशेंट, फॉर एवरी पेशेंट, अगर वो पेशेंट है तो क्या है, उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन है, और डिजीज कंडीशन है इसका मतलब उसका इम्यूनिटी लो है, राइट। और इम्यूनिटी लो है, इसीलिए वो इम्यूनिटी लो है, उसके अंदर कोई डिजीज कंडीशन है, दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो आपको सारे पेशेंट को, और जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है वो बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं किसी भी इन्फेक्शन को एक्वायर करने के लिए, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। के लिए पेशेंट जो ऑलरेडी बीमार है, जो एडमिटेड है, उसको बहुत जल्दी और इजीली हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो जाता है, राइट। तो आपको हर एक पेशेंट को बहुत जेंटली केयर करना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लाइक यू हैव टू टेक ऑल द सेफ्टी मेजर्स। आपको सेफ्टी मेजर्स अच्छे से लेने, पीपी इक्विपमेंट पहनना है, मतलब आपको ग्लव्स पहनना है,
ओके, जब भी आप डील करो पेशेंट से ग्लव होना चाहिए, आपके फेस में मास्क होना चाहिए। ये तो दो चीजें हैं जो होनी चाहिए। अलॉन्ग विद इट आपके पास कैप होना चाहिए, शू कवर होना चाहिए, गाउन होना चाहिए। बट इन केस अगर आपके पास गाउन नहीं है या कैप नहीं है या फिर शू कवर नहीं है, फिर भी आपके पास ग्लव्स और मास्क तो होना ही चाहिए। और इसके अलावा आप जब भी जो एड्स से रिलेटेड पेशेंट है, ओके, HIV एड्स से अफेक्टेड पेशेंट है या उन पेशेंट के साथ में अगर आप ब्लड सैंपल या इन सब चीजों से डील करें तो आप बहुत ज्यादा अलर्ट होना है। नॉट फॉर द एड्स पेशेंट, किसी पेशेंट के अगर आप उसको इंजेक्शन दे रहे हो या फिर आप उसको कैनुलाइजेशन कर रहे हो, आप कैनुला इंसर्ट कर रहे हो पेशेंट को, या पेशेंट को ब्लड टेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, एक्सीडेंटली आप खुद को प्रिक कर देते हो। तो आप डिस्कार्ड करने जा रहे थे और आपने अपने आप को प्रिक कर दिया, और वो एक बहुत रिस्की सिचुएशन कॉज कर सकता है, आपके लिए एक बहुत रिस्क क्रिएट कर सकता है। वो क्या हो सकता है पेशेंट को, तो इस चीज के लिए बहुत अलर्ट रहना जरूरी है। आपको जब भी आप HIV एड्स के पेशेंट को डील करोगे तो हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट एक्सपोजर। आपने पेशेंट को देखा, उससे पहले भी आप हैंड वॉश करके ही पेशेंट के पास जाओगे, क्योंकि सी हमें पेशेंट को भी इन्फेक्शन नहीं देना है। और जब आप पेशेंट को देख के वापस आओगे तो भी आप फिर से हैंड वॉश करोगे। ओके, तो दोनों टाइम आपको हैंड वॉश करना है। पेशेंट को देखने से पहले, पेशेंट के पास जाने से पहले भी आपको हैंड वॉश करना है। पेशेंट को अटेंड करने के बाद भी, आफ्टर attending the patient, you again need to wash your hand thoroughly with a soap. Okay, always wear gloves when handling body fluid, or whenever you are handling any sort of body fluid। कुछ भी हो सकता है, वो ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है ना, कोई भी बॉडी फ्लूइड अगर आप पेशेंट का हैंडल कर रहे हो, HIV एड्स के पेशेंट का हैंडल कर रहे हो, तो इस मस्ट कि आप ग्लव्स पहनो। सेफ हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ शार्प, जो भी शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं पेशेंट के ऊपर, उसको बहुत सेफली डिस्पोज करना है। देखो कई बार क्या होता है, हो सकता है आपने पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया, तो निडिल आपने डिस्कार्ड कर दिया। आपने डिस्कार्ड करते वक्त सिर्फ ये ध्यान रखा कि आपको इंजरी ना हो, बट आपने ऐसे ही निडल फेंक दिए। हो सकता है, और बहुत हो सकता है नहीं, ये होता है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स में जो स्वीपर वर्क करते हैं, उनको बहुत, जो वो लोग हमारा वेस्ट, जो भी हॉस्पिटल जनरेटेड वेस्ट है वो इकट्ठा कर रहे होते हैं, उस वक्त मिडिल इंजरी हो जाती है। कई बार क्या होता है, अ, अच्छे से नॉलेज नहीं है, स्टूडेंट ही चलो वार्ड में चले गए, उन लोगों ने कुछ किया, जैसे ब्लड टेस्ट के लिए सीख रहे हैं तो उन्होंने ब्लड सैंपल लिया, उनको पता नहीं है कि कौन से बॉक्स में कौन सा वो जाएगा। ठीक है, मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट दे डोंट नो प्रॉपरली, और इन्होंने क्या किया, शार्प इंस्ट्रूमेंट को भी अलोंग विथ जो कॉटन स्वैब ये सब था, येलो डब्बे में डाल दिया, येलो बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो वो कैरी उसको क्लीन करने के लिए आ रहा है, उसको निडल प्रिक इंजरी हो गई। वन नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड फॉर द हेल्थ ऑफ अ लॉट ऑफ पर्सन अराउंड देम। ठीक है, आप पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो। आप पेशेंट और अपने अलावा उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जिनको नहीं पता है कि पेशेंट को कौन सा डिजीज कंडीशन है, बट आपके आसपास वो लोग काम कर रहे हैं। फाइन। कोई भी हैजार्डियस वेस्ट है, नेक्स्ट पॉइंट इज कोई भी हैजार्डियस, सेफ डिस्पोजल ऑफ हैजार्डियस वेस्ट। जो भी हैजार्डियस वेस्ट है उसका सेफ डिस्पोजल होना चाहिए। यहाँ हैजार्डियस वेस्ट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो आपने उसका क्लीन अप किया, तो बैंडेजिंग की अच्छे से, और अभी पेशेंट ठीक है, बट जो वो फ्लूइड है वो किसका है, ब्लड जो निकला है वो किसका है, वो HIV एड्स पेशेंट का है। उसका डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए। अदरवाइज से आपने अच्छे से डिस्पोज नहीं किया उस वेस्ट को, जो
जो आपके हॉस्पिटल में स्वीपर है वो क्लीन करने का है, उसने ग्लव्स नहीं पहना है और उसने डायरेक्टली कॉटन है देख के ऐसे ही उठा करके उसको डिस्पोज कर दिया। और हो सकता है उसकी उंगली में कट लगा हो, उस समय ही उसको कहीं इंजरी हुआ हो सकता है जर्म जो वायरस है वो उसकी बॉडी में एंटर हो जाए। राइट, तो ये सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। डिसइंफेक्ट करना जरूरी है और स्टेरलाइज इक्विपमेंट का यूज करना जरूरी है। नाउ डिस्चार्ज इंस्ट्रक्शन, जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए तो आप उसको क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? ओके, राइट डाउन योर क्वेश्चंस सो यू रिमेम्बर टू आस्क देम ड्यूरिंग योर विजिट। फॉलो अप योर with your primary healthcare provider or infectious disease specialist as directed। उनको बोलना है, पेशेंट को आपको ये बताना है कि आपको जब भी फॉलो अप के लिए बताया है, आपको एवरी टाइम यू हैव टू विजिट योर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, और जो भी स्पेशलिस्ट है, अगर कोई स्पेशलिस्ट आपको पेशेंट को डील कर रहा है तो स्पेशलिस्ट को मिलना है। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको मिलना है पेशेंट ने एज पर डायरेक्टेड, जो जो उसको फॉलो अप का डेट दिया हुआ है उसमें उसको फिर से रिविजिट करना है। ठीक है, और उनको ये बताना है कि जब आप रिविजिट करो तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट डॉक्टर के पास जाके एकदम ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, उसको उस समय कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि मुझे क्या पूछना था। तो आपको पेशेंट को ये बताना है कि जैसे ही आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आता है या कुछ आपको ऐसा डाउट जनरेट, तो आप वो क्वेश्चन नोट डाउन करके रखो, ताकि आप जिस टाइम पे अपने फिजिशियन को मिल रहे हो या अपने स्पेशलिस्ट को मिल रहे हो या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को मिल रहे हो, तो आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको। ठीक है, क्योंकि अगर डाउट क्लियर नहीं हो तो वो पेशेंट विल ऑलवेज रिमेन एंग्शियस। एंजाइटी भी डिजीज कंडीशन को एग्रेवेट ही करती है। ठीक है, एंजाइटी भी लो होना चाहिए पेशेंट का, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीपल with weakened immune system get infected more easily than others। आपको ये भी पेशेंट को बताना है कि जो जिनकी इम्यून सिस्टम लो होता है वो जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं देन अदर। तो उनको बताना है कि आपको स्पेसिफिक मेजर्स लेने हैं, अपना बहुत स्पेशल ख्याल रखना है। जब भी आप हॉस्पिटल आओ तो अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके ही आना है हॉस्पिटल में। Let your primary healthcare provider know right away if you have been exposed to a person with an infectious disease। ठीक है, मतलब अगर डॉक्टर आपके पेशेंट को ये भी समझाना है कि अगर इन केस जैसे HIV का पेशेंट है, वो इंफेक्शियस पेशेंट किसी और डिजीज कंडीशन के इन्फेक्शियस पेशेंट के सामने आया है। ठीक है, तो ये चीज भी उसने इन्फॉर्म करना है, क्योंकि क्या है ना कि HIV के पेशेंट को बहुत जल्दी जो भी कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन होता है वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। ठीक है, तो ये भी उनको बताना है कि अगर आप कभी भी किसी भी ऐसे इंसान के कांटेक्ट में आते हो कि जिसको कोई भी डिजीज कंडीशन हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजीज कंडीशन, तो ये आपने अपने विजिट के टाइम में डॉक्टर को इन्फॉर्म जरूर करना है कि मैं किसी एक ऐसे इंसान से मिली थी जिसको कि से चिकन पॉक्स था या मेजल्स था या फिर कोल्ड कफ था या फिर से ट्यूबरक्लोसिस ही था, कोई भी कंडीशन था, तो वो आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है अपने हेल्थ। सारे कीप ऑल अपॉइंटमेंट्स इवन इफ दे आर ओपन टू गेट टेस्ट रिजल्ट। सारे पेशेंट को आपने जरूर बताना है कि आप मैम आपका माइक म्यूट हो गया। ओके ओके, हाउ दिस इज हैपनिंग, ऐसा होता नहीं है कभी भी, आई डोंट नो, अपने आप म्यूट हो जा रहा है। तो कहाँ तक सुना तुम लोगों ने? मैं अभी बता रही हूँ कि सारे अपॉइंटमेंट लेने हैं। यहाँ तक सुना था तुम लोगों ने कि उससे पहले से नहीं पता है। नो मैम, अपॉइंट अपॉइंटमेंट तो क्लियर है। हाँ, तो जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं सारे पेशेंट ने अटेंड करना है, ये आपने उसको बताना है। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि आपको उस अपॉइंटमेंट में आपको सिर्फ आपके कोई टेस्ट का रिजल्ट पता चल रहा है फिर भी आपको जाना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, पेशेंट ऐसा सोचते हैं कि चलो हम ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो ब्लड टेस्ट हो गया, अब उस दिन रिजल्ट नहीं आएगा, दूसरे दिन रिजल्ट आएगा, तो वो सोचते हैं कि रिजल्ट लेने तो कोई भी जा सकता है।
से तो वो क्या करते हैं, अपने किसी रिलेटिव को या फिर अपने किसी फ्रेंड को भेज देते हैं और सिर्फ टेस्ट लेना है, पर रिपोर्ट लेना है करके। पर आपने पेशेंट को ये इन्फॉर्म करना है कि अगर एक रिजल्ट भी आ रहा है, किसी टेस्ट का रिजल्ट भी आ रहा है, तो भी आपने आना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन फाइंड आउट हो जाए उस रिजल्ट में, फाइन, और हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की जरूरत हो। इसीलिए आपने ये इन्फॉर्म करना है पेशेंट को। तो और जैसे ना, अगर आपको ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर से आपके कांटेक्ट में कोई एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई एक पेशेंट आया और हमें पता है कि ये HIV पॉजिटिव है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये चीजें आपके जो स्टाफ में लोग हैं या फिर जो भी डॉक्टर या डेंटिस्ट या फिर कोई भी केयर गिवर जो कि उस पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा, उन सभी को पता होना चाहिए कि पेशेंट को HIV है या एड्स है। ठीक है, ताकि वो सेफ्टी मेजर्स ले सके और प्रिवेंट होने से बचा सके। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एड्स। और जैसे डाइट के लिए या फिर किसी चीज के लिए भी इंस्ट्रक्शन, सारे वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि वाटर भी अगर अनट्रीटेड है, मतलब अगर अच्छे से RO का पानी नहीं है या फिर फुल्ली फिल्टर्ड वाटर नहीं है, तो नहीं पीना है उनको। ठीक है, ट्रीटेड वाटर ही पीना है, मतलब जो एकदम फिल्टर हो, प्रूफ, जैसे, क्योंकि कोई भी उनको कम्युनिकेबल डिजीज बहुत इजीली हो जाता है, राइट। इसीलिए डू नॉट ड्रिंक एनी अनट्रीटेड वाटर और स्वेलो वाटर विच यू आर स्विमिंग। अगर वो लोग स्विम कर रहे हैं तो पानी एनगल्फ नहीं करना है स्विम करने के टाइम में भी, ये सारी चीजें बतानी है। फूड कैसे लेना है, अपना वेट डिक्रीज होने नहीं देना है, इनफ फूड लेना है कि आपका वेट डिक्रीज ना हो। ठीक है, एंड जैसे अगर स्टमक पेन है, क्योंकि अर्ली साइन में क्या होता है, एब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, तो पेशेंट को अगर एब्डोमिनल साइन हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि एग अवॉइड करो, पोल्ट्री का कोई भी प्रोडक्ट है, मीट है ना, चिकन है, ये सब आप अवॉइड कर सकते हो, एग अवॉइड कर सकते हो, मीट अवॉइड कर सकते हो, सी फूड अवॉइड कर सकते हो। ये सब क्या है कि ये GI ट्रैक के लिए, दिस फूड आर हैवी, ये हैवी फूड होते हैं, तो GI ट्रैक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ज्यादा टाइम लेता है, तो ये सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। चीज या फिर डेयरी प्रोडक्ट से भी दूर रहने के लिए आप बोल सकते हो। अगर पेशेंट को GI रिलेटेड कंडीशन है, मतलब GI ट्रैक में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये सब चीजों के लिए मना करोगे पेशेंट, क्योंकि इन सब चीजों से कुछ टाइम के लिए दूर रहिए, जब आपकी सिम्टम्स सबसाइड हो जाएंगे तब आप फिर कैरी कर सकते हो। ठीक है, जो भी खाना बन रहा है उसका भी बहुत पेशेंट को बताना है कि आपके लिए जो भी खाना बनता है उसका बहुत ध्यान रखना है कि सारा क्लीन हो, अच्छी तरह से क्लीन हो। और जो भी रेफ्रिजरेटर है वो भी क्लीन रखने के लिए बोलना है पेशेंट को। ठीक है, और शावर एरिया भी एकदम क्लीन होना चाहिए, क्योंकि हमारे रेफ्रिजरेटर, कई बार देखा जाता है कि दिखने में फ्रिज साफ लग रहा है पर अच्छे से साफ नहीं होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारा जो फूड है वो काफी दिनों से होता है, उस वजह से भी इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इवन शावर क्लीन नहीं होता है लोगों का, तो उससे भी इंफेक्शन हो सकता है, फंगल इंफेक्शन हो सकता है उन सबसे। और पेशेंट को आपने ये भी बताना है कि अगर फीवर आने लग जाए तो भी आपने वापस आना है, अपने केयर गिवर को कांटेक्ट करना है, डॉक्टर फिजिशियन को कांटेक्ट करना है। अगर रात में मतलब चिल्स आ रहे हैं और नाइट स्वेट है तो भी कांटेक्ट करना है। नेक में अगर पेन है, एनलार्ज लिम्फ नोड्स लग रहे हैं, जॉ लाइन, आर्मपिट में अगर आपको पेन हो रहा है पेशेंट को, तो बोलना है, क्योंकि ये सब क्या है, अगर नेक में पेन है, जॉ में पेन है, आर्मपिट में पेन है, ग्रोइन रीजन में पेन है, तो इसका मतलब ये सिम्टम है, ये साइन है कि हो सकता है कि पेशेंट का लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो रहा है। तो इसके लिए भी पेशेंट को पहले से आपने बताना है, अगर थकान होती है तो भी केयर गिवर को बताना है। ओके, अपने फिजिशियन को मिलना है, डायरिया है, ये सारी चीजों के लिए कोई भी सिम्टम्स अगर सामने आते हैं, तो एवरी टाइम दे हैव टू मीट देयर फिजिशियन, दे हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। तो दिस इज ऑल अबाउट एड्स। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
नो मैम। That's it. Wait, I will take attendance. उसके बाद लीव करना है। अभी मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, क्या लीव करना। मैम गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग। मैम एक चीज बोलनी थी। हाँ जी, बताइए। मैम आप ना स्क्रीन शो नहीं होती है, मतलब तो मैम टॉपिक इतना क्लियर नहीं हो पाता है मैम। मैम यस मैम, पीपीटी या मैम स्लाइड स्क्रीन आप ओपन कर दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाएगा। तो मैम उससे मैम ज्यादा टॉपिक क्लियर हो जाता है मैम। Okay, fine. I will try because it's like that मैं